हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं। देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी से रिलेटेड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, उसी को हम लोग बेटा आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था। उस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्क्राइब और इलैबोरेट करके समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या चीज थी बेटा, सेल की डेफिनेशन। देखिए, सेल की डेफिनेशन हम लोग क्या क्या बोलते हैं। नॉर्मली सबसे पहले जो सेल था वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहला जो सेल था वो डेड सेल डिस्क्राइब किया था। डेड सेल डिस्कवरी की थी बेटा इसकी, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर हम लोग बोले किसी भी सेल की तो वो क्या बोली जाती है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है किसी भी लाइफ का या फिर लिविंग थिंग का। लिविंग थिंग नहीं बोल सकते हम लोग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर आप लोग उसको करेक्शन करेंगे। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, देखिए फॉर एग्जांपल, जब भी रॉबर्ट हुक ने सेल को अच्छे तरीके से चेक किया था अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उसे कुछ एक इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे बेटा। ऑब्जर्व किया था उसने ऐसा स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर को आप लोग इमेजिन कर सकते हो, रख सकते हो किसके रूप में, एक वॉल के रूप में। बेटा कोई भी दीवार जो होती है तो उसमें किस चीज की मिलकर बनती है बेटा, वो एक ब्रिक की। आपको पता है ये एक ब्रिक है, ईंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक ईंट जो है वो कंप्लीट मिलकर क्या करती है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ईंटें मिलकर क्या तैयार करती हैं, पूरी दीवार को तैयार करती हैं। उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर वो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स और प्लांट्स की जो बॉडी होती है उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है बेटा, सेल। उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, सेल। तो वॉल किससे मिलकर बनती है, किसी भी ब्रिक से मिलकर बनती है। तो ब्रिक उसके लिए क्या है, एक फंडामेंटल ब्लॉक है, या फिर हम लोग उसको बोल देते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, जिससे वो मिलकर बनी हुई है। उसी तरीके से प्लांट या एनिमल सेल या फिर ऑर्गेनिजम्स, वो किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो नॉर्मली सेल को आप लोग कैसे पढ़ते हो, नॉर्मली ये एक सेल है, इस सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बाद उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, उसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, आउटरमोस्ट लेयर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और उसी तरीके से ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो सेल के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो सेल होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बोले जाते हैं लाइफ के। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल इज आल्सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आपको पहले बता रखा है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जो उस चीज के लिए नेसेसरी होता है। तो लिविंग बीइंग के अंदर जो फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो कौन होता है, कोई भी एक सेल बोला जाता है। उसी तरीके से कोई भी एक स्ट्रक्चर और फंक्शन, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एज वेल एज फंक्शन को क्रिएट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर कैसे होगा, कोई भी एक ईंट जो है वो वॉल को तैयार करती है, ऐसे ही कोई भी एक ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, लिविंग बीइंग्स का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उसी तरीके से फंक्शनल, फंक्शनल मीन्स, फंक्शनल का मतलब होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास आईज प्रेजेंट होती हैं, तो आईज के पास
कुछ एक स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है बेटा, सी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं साइट, यानी कि आंखों के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो आईज के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन क्रिएट करने के लिए, फंक्शन तैयार करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो वही चीज क्या करता है, कोई भी सेल स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन यूनिट उसकी बोली जाती है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया है कि सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स एज वेल एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल डिस्कवरी। इससे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, सेल के बारे में पढ़ा है और अब हम लोग सेल की डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665। उन्होंने क्या किया था, 1665 में देखो बेटा जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, माइक्रोस्कोप एक ऐसा टूल होता है जिससे हम लोग किसी भी छोटी चीज को जो हम लोग नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं वो उसको बड़ा करके दिखाता है। तो 1665 तक जो माइक्रोस्कोप्स थे वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, लेकिन रॉबर्ट हुक ने अपने खुद हाथ से क्या किया था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप तैयार किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप। और बेटा उस माइक्रोस्कोप के अंदर ही उसने ऑब्जर्व किया था एक कॉर्क का टुकड़ा। कॉर्क जो होता है वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कहां से, किसी भी लकड़ी से, किसी भी वुड पार्ट से, जो कि बार्क होती है किसी की ट्री की। वुड पार्ट यानी कि जो छाल होगी किसी भी पौधे की, प्लांट की, उस प्लांट की बार्क से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉर्क को, एक टुकड़े को निकाल सकते हैं। रॉबर्ट हुक ने भी ऐसा ही किया, उसको निकालकर उसने जो सिंपल माइक्रोस्कोप तैयार किया था उसके नीचे उसने ऑब्जर्व किया उसने कॉर्क, और फिर उसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया बेटा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जैसे कोई कंपार्टमेंट्स हैं किसी हनीकॉम्ब जैसे। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा बेटा, तो मधुमक्खी के जो कॉम्ब होता है उस कॉम्ब में जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं हेक्सागोनल शेप के इस तरीके से कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंपार्टमेंट्स उसको दिखाई दिए और उन कंपार्टमेंट्स का नाम उसने क्या रखा बेटा, सेल रखा। उन्होंने सेल नाम रखा, जिसका मतलब क्या होता है, एक कोई भी एक बंद कमरा, चारों साइड से, छह साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेल बोलते हैं। और उसने इन कंपार्टमेंट्स का नाम रखा सेलुला। क्या नाम रखा बेटा, सेलुला। और सेलुला वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है, तो लैटिन वर्ड से हम लोगों ने सेल को क्या किया है, डिराइव किया है, जिसका मतलब क्या होता है, एक बंद कमरा। ठीक है, तो ये डिस्कवरी सेल की रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बताया था। और आप लोग याद रखोगे, देखिए जो छाल होती है, बार्क होती है जो पेड़ की, वो ट्री की, वो कैसी होती है बेटा, डेड होती है। कैसी होती है, डेड। तो जो भी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर्ड सेल किया था, तो वो एक कैसा सेल था बेटा, डेड सेल था। ये भी आप लोग याद रखोगे। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज हुई हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम क्या है, एंटोन वॉन लियोनहुक का। किसका, एंटोन वॉन लियोनहुक। इन्होंने 1674 में थोड़ा सा क्या किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप को थोड़ा एडवांस बना दिया था। उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप तैयार कर दिया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आपको पता है सिंपल माइक्रोस्कोप की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने की, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उससे ज्यादा थी और ज्यादा अच्छे तरीके से उसने क्लियर क्या किया था, सेल को दिखाया था, ऑब्जर्व किया था। तो लियोनहुक ने 1674 में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी या इन्वेंशन किया था, आप लोग बोल सकते हैं। और वहां पर उन्होंने क्या किया था, उसकी मदद से फ्री लिविंग
सेल्स अच्छे तरीके से चेक किए थे किसी भी पोन्ड वाटर के अंदर। यानी कि सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर कोई डेड सेल की डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि एक लिविंग सेल को क्या किया गया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। ये करने वाले कौन थे, लियोन हुक थे। 1674 में ये आप लोगों को क्या करना है, ईयर्स हमेशा याद रखना है डिस्कवरीज के। फिर बात आती है रॉबर्ट ब्राउन की। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी तो, और पोन्ड के अंदर लिविंग सेल्स भी हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए थे, यानी कि लियोन हुक ने डिस्कवर कर लिए थे। तो उसका फायदा उठाते हुए रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, देखिए बेटा डिफरेंस कितना है, 1831 में जाकर सेल को अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। या फिर देखिए हमें एक कंपार्टमेंट पता चला था कि एक नॉर्मल सा कंपार्टमेंट है सर, लेकिन जब किसी भी लिविंग सेल को पोन्ड वाटर से क्या किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने एक डॉट लाइट स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाया गया, सभी के अंदर डॉट लाइट स्ट्रक्चर दिखाई दिया। वो डॉट लाइट स्ट्रक्चर कुछ और नहीं था बेटा, उस डॉट लाइट स्ट्रक्चर का नाम क्या था, न्यूक्लियस था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और वो किसी भी पोन्ड वाटर के अंदर पाए जाने वाले लिविंग सेल से उन्होंने ये कंफर्म किया था। ओके, फिर बारी आती है परकिंजे की। परकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो किस वजह से है, वो कैपेबिलिटी हमारी बोली जाती है, हमारी फीचर बोली जाती है कि अगर कोई भी सेल लिविंग है दैट मीन्स उसके पास प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म किसी भी सेल के पास नहीं होता है तो वो एक डेड सेल बोला जाता है, या फिर नॉन लिविंग कंडीशंस उसके लिए क्रिएट की जाती है। तो आप लोग बोलोगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर समझाया था, मैं फिर से देख लीजिए। सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसका साइटोप्लाज्म। तो अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ दें तो हमारे पास क्या बचता है बेटा, एक तो न्यूक्लियस बचता है, प्लस हमारे पास क्या बचता है, साइटोप्लाज्म। तो बेटा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म ही क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। और ये एक फीचर होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है किस चीज को शो करने के लिए कि कोई भी सेल लिविंग है। ओके, फिर बात आती है बेटा सेल थ्योरी की। यानी कि अब सेल का मतलब क्या होता है, सेल के बारे में जितनी भी डिस्कवरीज हुई है उनका कंक्लूजन निकालते हुए दो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, सेल थ्योरी प्रोवाइड की। और वो सेल थ्योरी बायोलॉजिस्ट कौन कौन थे, एक तो था स्लीडन और एक था स्वान। स्लीडन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में क्या किया था। देखिए ये दोनों क्या थे, अलग अलग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। देखिए बायोलॉजी जो होती है, बायोलॉजी की दो मेन फीचर बोली जाते हैं, सबसे मेन, बाकी तो बहुत सारे प्रोसेसेस इसमें है, बहुत सारी ब्रांचेस इसमें होती हैं, लेकिन बायोलॉजी की दो टर्म जो है वो है जूलॉजी एंड सेकंड इज बॉटनी। तो स्वीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपने अपने रिसर्च एरिया में क्या किया था, अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन की थी। जो बॉटनी होती है वो हमें प्लांट्स की स्टडी को सिखाती है, जूलॉजी जो होती है वो हमें एनिमल्स की स्टडी सिखाती है। तो इन्होंने अपने अपने स्टडीज के बेसिस पर सेल थ्योरी दी, और वो सेल थ्योरी कुछ ये थी, इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो सभी किस चीज से मिलकर बने होते हैं, दो या मतलब एक या एक से ज्यादा मिलकर बने हुए सेल्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सभी प्लांट्स और एनिमल्स दो या दो से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, वो एक भी हो सकता है जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। फिर बारी आती है बेसिक यूनिट। सबसे जो बेसिक यूनिट होती है, जहां से शुरुआत होती है लाइफ की, वो कौन बोला जाता है बेटा, सेल बोला जाता है। अब इस सेल थ्योरी में कुछ एक कमियां थी, उस कमी को भी और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करते हुए रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में क्या किया, सेल थ्योरी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और एक टर्म प्रोवाइड की। उस टर्म का नाम क्या था, मैं लिख देता हूं, उस टर्म का नाम था ओमनिस सेलुलर
सेलुलर, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, इस ये वर्ड है, ये लैंग्वेज है बेटा लैटिन वर्ड्स की, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज इसको बोला जाता है। और ये लैटिन लैंग्वेज का हमारा मतलब क्या होता है वो देखिए कि जितने भी सेल्स होते हैं, जो नए नए सेल्स आते हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ये कहने का मतलब ये है जो नए नए सेल्स डेवलप होंगे या फिर पैदा होंगे वो किन से पैदा होते हैं, जो सेल्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर। तो ये कुछ डिस्कवरीज हैं, यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है फिनिश। अब फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब हमारा टॉपिक रहेगा जो पार्ट्स ऑफ सेल है। आप सभी को पता है जो पार्ट्स ऑफ सेल जो होते हैं उनमें हम लोगों ने 2-3 चीजें कंफर्म की थी कि सबसे पहले उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है, या तो प्लांट सेल्स जो होंगे उनके पास आउटर मोस्ट लेयर का मतलब क्या होता है, सेल वॉल होता है। और एनिमल्स के पास कौन सी लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो इसी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनके पास आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसका नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग बोली जाती है किस चीज की, किसी भी सेल की। उसके अलावा ये एक प्रोटेक्टिव भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। और आपको याद रखना है कि ये जो लेयर होती है वो कैसे होती है बेटा, लिविंग होती है। लिविंग का मतलब ये ऐसा पार्ट होता है जो हमेशा उनके लिए लिविंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये लेयर कैसे होती है बेटा, थिन लेयर होती है, इलास्टिक होती है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा। तो अमीबा अमीबा ये क्या होता है, ये एक सिंगल लेयर या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो इसके पास जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसका नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और ये इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ये क्या कर सकती है, अपनी शेप को लगातार चेंज भी कर सकती है। उसके अलावा ये अंदर के मटेरियल को, कोई भी सेल है तो उसके अंदर, चाहे वो न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेलीज है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म है, उस सारे कंटेंट को क्या करती है, सेफ रखती है, होल्ड करती है, अपने अंदर एनक्लोज करती है। उसके अलावा वो एक शेप प्रोवाइड करते हैं। हालांकि अमीबा के पास कोई शेप नहीं होती है, उसके पास इरेगुलर शेप होती है, लेकिन किसी भी दूसरे सेल जैसे कि प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल्स, उनकी सेल की शेप को बनाए रखने के लिए वो क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ये प्रोवाइड करती है एक डेफिनेट शेप किसी भी टाइप के सेल को। उसके अलावा ये किसी भी मटेरियल को, चाहे उसको सेल के अंदर आना है या सेल से बाहर की तरफ जाना है, तो उसके लिए वो क्या करती है, एक मूवमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, जिसका काम क्या होता है, किसी भी ऐसे सिलेक्टिव स्ट्रक्चर्स या फिर सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर और सेल के बाहर आने या ले जाने के लिए वो क्या करती है, अलाउ करती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, उन सब्सटेंसेस को, उन सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल के अंदर या सेल के बाहर ले जाना और लेकर आना। उसके अलावा कंपोज्ड ऑफ, यानी कि ये किस चीज से मिलकर बनी होती है बेटा, कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स मिलकर क्या करते हैं, कंपाउंड तैयार करते हैं। तो ये मिलकर बना हुआ होता है कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिनका नाम क्या होता है, लिपिड्स एज वेल एज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। उसके अलावा ये फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने अभी बताया कि ये थिन और इलास्टिक और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाली एक लेयर होती है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इससे क्या फायदा होगा सेल को, ये सेल क्या कर सकता है, किसी भी टाइप के फूड को, जैसे अमीबा
तो अमीबा क्या करता है, किसी भी टाइप के फूड को एनगल्फ कर लेता है, यानी कि इस शिकार को या फिर फूड पार्टिकल को अपने अंदर क्या कर सकता है, ले सकता है, अपने अंदर इनटेक कर सकता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोल देते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है बेटा, इससे कोई भी सेल क्या करता है, अपने सराउंडिंग से किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को इनटेक कर सकता है अपने अंदर। उसके बाद एनगल्फ, एनगल्फ का मतलब क्या होता है, कोई भी फूड पार्टिकल हो सकता है, कोई भी दूसरा मेटेरियल हो सकता है बाहर के एनवायरनमेंट से। तो इस तरीके से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, काम करती है। अगली वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।